आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। पिछले भाग में आपने देखा अंजलि खुद को तसल्ली देती उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उफ, कितनी चोट लगी। उसने आईने में देखते हुए डिटोल से अपनी चोट को साफ करते हुए कहा। अब आगे। अंजलि आईने में देख अपनी चोट को डिटोल से साफ कर रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर आईने में अपने पीछे खड़े किसी साए पर गई। तो डर कर तेजी से पलटकर अपने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा से मिरर में देखा, अब वहां भी कोई नहीं था। अंजलि खुद को समझाने लगी कि ये सब वहम है। नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर वो कितना भी खुद को समझा रही थी, उसके अंदर डर अपना पैर पसार रहा था। जल्दी जल्दी वो खुद को साफ कर अपने कपड़े बदलकर बाहर निकल गई। अभी अपने कमरे में ही थी कि अचानक से उसे लगा जैसे कोई गाना गा रहा हो। रे मम्मा सुन लो सुनाती हूँ तुमको कहानी, रूठो ना तुम मेरी गुड़ियों की रानी। रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे। गाने की आवाज़ सुनकर अंजलि हॉल में आ गई। वहां परी एक तरफ देखकर बहुत खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे उसके सामने कोई हो। पर अंजलि को कोई नजर नहीं आ रहा था और ना ही अब उसे गाने की आवाज़ आ रही थी। अचानक से परी ने खिलखिलाना बंद कर दिया और अचानक से उसकी गर्दन 180 डिग्री में अंजलि की तरफ घूम गई। उसका चेहरा जो मासूमियत से भरा था, अचानक से अंजलि को बहुत विभत्स दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके सिर से भी खून की धार निकलकर उसकी आंखों से होते हुए गालों पर बह रही हो। होठों पर अब एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। उसे देख पहले से डरी हुई अंजलि की चीख निकल गई और वो वहीं डर कर अपने होश खो बैठी। शाम को जब अंजलि को होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। परी उसके बगल में लेटी हुई अपने हाथ पैर हिलाकर खेल रही थी। परी को देख डर कर हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उतरकर भागी। तभी सामने से पानी, दवा और परी के लिए दूध लेकर आते देवेंद्र से टकरा गई। खौफ उस पर इस कदर हावी था कि वो देवेंद्र को भी नहीं पहचान पाई और डर कर जोर जोर से चीखने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो, जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। अंजलि लगातार चीखी जा रही थी। देवेंद्र उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो फिर भी नहीं संभली तो उसने उसे होश में लाने के लिए एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा अंजलि को होश में लाने के लिए काफी था। अब उसकी नजर देवेंद्र पर पड़ी तो वो रोते हुए उससे लिपट गई। देवेंद्र, वो वापस आ गई है, वो हम लोगों को मार डालेगी, वो आ गई है देवेंद्र। अंजलि रोते रोते यही रटे जा रही थी। कौन आ गई है? कौन हमें मार डालेगी? क्या बोले जा रही हो? चलो बैठो यहाँ शांति से। देवेंद्र उसे वापस बिस्तर पर बैठा देता है तो परी को देखकर वो उससे छिटक कर दूर अलमारी से सटकर खड़ी हो जाती है। तुम समझ नहीं रहे हो देवेंद्र, इसकी माँ राधिका वापस आ चुकी है। वो मरी नहीं, वो वापस आ गई है अपना बदला लेने। वो छोड़ेगी नहीं हमें। अंजलि डर से थरथराती हुई परी की तरफ उंगलियों से इशारा करती हुई बोल रही थी। उसका शरीर डर की वजह से बुरी तरह से कांप रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। संभालो खुद को, राधिका मर चुकी है। आज सुबह ही हम उसे खाई में फेंक कर आए हैं और अगर इसी तरह से तुम चीखती चिल्लाती रही तो बहुत जल्द हमें वो तो नहीं मारेगी, पर जेल के डंडे जरूर खाने पड़ेंगे। देवेंद्र ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। देखो तुम शांत हो जाओ, तुम बुखार की वजह से शायद बेहोश हो गई थी। लो, ये पानी और दवा लेकर आया हूँ, चलो इसे खाओ और आराम करो। दरअसल ऑफिस में मन नहीं लगने के कारण देवेंद्र आज जल्दी ही निकल गया था। घर पहुंचकर जब कई बार घंटी बजाने पर भी अंजलि ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने अपनी चाबी से लॉक खोला और गुस्से से अंजलि को आवाज लगाता अंदर दाखिल हुआ। क्योंकि जब तक राधिका थी उसकी घंटी बजाने से पहले ही ना जाने से उसे कैसे एहसास हो जाता था कि वो दरवाज़ा खोल अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती थी। इसीलिए आज उसे इतनी देर बाहर खड़ा होना अखर गया और पहले से ही परेशान होने की वजह से गुस्से से भर गया। परी अभी लगातार फूकी और गंदगी की वजह से रोए जा रही थी। देवेंद्र बहुत देर तक अंजलि को गुस्से में आवाज देता रहा, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही अपना सामान साइड में रखकर किसी तरह से परी को साफ कर उसके कपड़े बदलवाए। ये सब करते समय उसे शिद्दत से राधिका की याद आ गई।
क्योंकि उसके रहते उसे ये सब करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जब तक परी की सफाई करता रहा, अंजलि को उसने ढेरों गाल या मन ही मन देता रहा। कामचोर औरत, एक बच्ची का ख्याल रखने बोला था, वो भी नहीं हुआ उससे, पता नहीं कहाँ जाकर मर गई। परी को भी गुस्से से देखता हुआ बोला, अच्छा होता तुझे भी तेरी माँ के साथ फेंक देता, साला ये सब तो नहीं करना पड़ता। पर अभी नहीं, चिंता मत कर, जल्दी ही तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और परी देवेंद्र के पीछे देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। परी को खिलौने देकर उसे किसी तरह चुप करा कर बैठाया और खुद किचन में उसके लिए दूध और खुद कुछ खाने के लिए लेने गया। सुबह से भूखे होने की वजह से उसे भी तेज भूख लगाई थी, पर जब किचन में उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो अंजलि के लिए एक और भद्दी गाली निकल गई। साली ने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया, कहीं सब कुछ समेट कर रफू चक्कर तो नहीं हो गई पीछे से। दो चार बिस्किट चबाता और सोचता हुआ देवेंद्र किचन से बाहर आया तो उसने अंजलि की टांगें दिखी। डाइनिंग टेबल के पीछे जाकर देखा तो वो वहां बेहोश नजर आई। वो तेजी से उसके पास पहुंचा। अंजलि, अंजलि क्या हुआ, उठो। देवेंद्र उसे हिलाता हुआ बोल रहा था, पर अंजलि को होश कहाँ था। छूने की वजह से देवेंद्र को समझ आ गया था कि उसे बहुत तेज बुखार है, तो उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद दवा पानी लेकर आया। जब अंजलि होश में आई थी, अंजलि को शांत कर उसने उसे दवा खिलाई और परी की दूध की बोतल उसके मुंह से लगा दी। अंजलि को दवा देकर सुला दिया। उसके बाद खुद के लिए मैगी बनाई और अभी खाने ही जा रहा था कि उसका फोन घनघना उठा और उसकी आवाज से डरकर उसके हाथ से फोर्क नीचे गिर गया। परी भी घुटनों के बल चलती उसके पास आ गई थी और देवेंद्र के पैरों के पास बैठी खेल रही थी। पर देवेंद्र का ध्यान अपने फोन पर चमकते अजीत के नाम पर था, इसीलिए उसने परी को आते देखा ही नहीं था। थोड़ी देर फोन को घूरने के बाद उसने फोन उठा लिया। हेलो जीजा जी, वो सुबह से माँ परेशान हो रही है, दीदी का कोई फोन नहीं आया अभी तक और ना ही उसका फोन लग रहा है, आप एक बार दीदी से बात करवा दो ना। अजीत की घबराई हुई आवाज़ उधर से आई। तो अपनी बहन को लगाओ ना फ़ोन, मुझसे क्यों पूछते हो, देवेंद्र ने गुस्से से चीखते हुए कहा। जीजा जी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, कोई बात हुई क्या, बोलो ना जीजा जी, मुझे चिंता हो रही है। अजीत देवेंद्र के इस तरह बोलने से घबरा उठा। भाग गई तुम्हारी बहन अपने यार के साथ, मेरी बच्ची को यहाँ घर में अकेले छोड़कर भाग गई बेशर्म औरत, देवेंद्र ने जहर उगला। जीजा जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, दीदी यहाँ से सिर्फ आपके पास जाने के लिए इतने दिन पहले निकल गई थी और आप कह रहे हो कि वो भाग गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा कहने की। गुस्से में अजीत भी उधर से चीख पड़ा। आ तभी चीख देवेंद्र के मुंह से भी निकली। फोन हाथ से छूटकर नीचे गिरा। दरअसल नीचे पड़ा हुआ फोर्क परी ने उसके पैर में बुरी तरह घोंप दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर ये काम करवाया हो, क्योंकि फोर्क पूरी तरह से उसके पैरों में धंसा हुआ था। दर्द की एक तीव्र लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। उसने गुस्से में झुककर जैसे ही परी को मारना चाहा, उसे लगा जैसे परी अचानक से अपनी जगह से खिसक गई और उसका हाथ बस हवा में लहरा कर रह गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ तो उसने दोबारा अपनी आंखें बंद करके खोली तो परी को अपनी जगह पर ही पाया, पर अब उसके पैर से बहते खून और दर्द की वजह से उसका सर घूम रहा था। वो किसी तरह से लंगड़ाता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंचा और अपनी मरहम पट्टी की। परी अभी भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। मरहम पट्टी कर और दर्द की दवा लेकर देवेंद्र भी लड़खड़ाते हुए किसी तरह अपने कमरे में पहुंच गया और वहीं सोई हुई अंजलि के बगल में ही निढाल सा गिर गया। थोड़ी ही देर में दवा के असर से उसे भी नींद आ गई। नन्ही परी भी रोते रोते वहीं फर्श पर ही सो गई। पूरा दिन भर से उसे ढंग से ना ही दूध मिला ना ही कुछ और खाने को। माँ को पुकारती और फिर सूनी आंखों से यहाँ वहाँ देखती, पर बेचारी ये कहाँ जानती थी कि उसकी माँ का आंचल तो उसके सर से कल रात ही छीन गया था। नन्ही सी जान में अब शायद इतनी भी ताकत नहीं थी कि रो सके। नींद में ही माँ को याद कर सुबह उठती। गोरे नर्म गाल आंसू के निशान से काले दिखने लगे थे। कल तक माँ के नर्म गोद में सोने वाली आज माँ की गोद को तरसती बेचारी सख्त जमीन पर सो रही थी। ना कोई उसे लोरी सुनाने वाला था, ना अपनी बाहों में झूला झुलाने वाला।
आज किसी को भी उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। तभी अचानक से खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका परी को सहला गया। एक एहसास से परी का सुबकना कम हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा परी के बालों को सहला रही हो और आंसुओं से भीगे उसके गालों को छू उसे प्यार से थपक रही हो। परी के लिए जैसे कोई जाना पहचाना एहसास हो। वो अब नींद में ही मुस्कुरा रही थी। दवा के असर से अंजलि और देवेंद्र गहरी नींद में सो रहे थे। वातावरण में अजीब खामोशी और नीरवता छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही थी जो इस सन्नाटे को भंग कर रही थी। कमरे में इतना अंधेरा था कि अमावस्या की रात होने का भ्रम हो रहा हो। रात के तीसरे पहर रहा होगा जब अचानक से गहरी नींद में सोई अंजलि को किसी ने पैर से पकड़कर नीचे खींच लिया। अंजलि हड़बड़ा कर उठ गई। उसका दिल धोखने की तरह धक धक कर रहा था। सांसें किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह बिना रुके बस भागे जा रही थी। फटी फटी आंखों से वो अंधेरे में ही देखने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक पसीने की बूंद उसकी कनपट्टी से होते हुए उसकी गर्दन पर फिसलती चली गई। तभी उसे लगा कि ठीक उसके बगल में कोई खड़ा है। तभी उसे अपनी गर्दन पर एक फूंक महसूस हुई, जैसे उसे कोई उसकी पसीने की बूंद पर फूंक रहा हो। वो चिल्लाना चाहती थी, देवेंद्र को आवाज़ लगाना चाहती थी, पर लगा जैसे उसकी जुबान तालू से चिपक गई हो। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकली। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ को खिसकने लगी तो देवेंद्र से टकरा गई और इसके साथ ही उसकी अटकी हुई चीख भी उसके गले से बाहर निकल गई। उसकी चीख से हड़बड़ा कर देवेंद्र भी उठ गया। क्या क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? देवेंद्र ने अपनी उखड़ती सांसों को काबू करते हुए बेड की बगल में रखे नाइट लैंप को ऑन किया। कमरे में थोड़ी लाइट होते ही अंजलि की जान में जान वापस आई और देवेंद्र को देखकर डर के मारे उससे लिपट कर फफक पड़ी। देवेंद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें अभी किसी ने मेरा पाँव पकड़कर खींचा है देवेंद्र। अंजलि उसके सीने से लगी बोल रही थी, पर उसके भय और आंसुओं से भरी नजरें अभी भी कमरे में इधर उधर किसी को तलाश रही थी, जैसे कोई छुपा हो वहाँ और अभी उसे मारने के लिए सामने आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो ना? कोई नहीं है यहाँ सिवाय हम दोनों के। देवेंद्र ने चिढ़कर अब उसे कंधे से पकड़कर अलग करते हुए कहा, पर अंजलि इतनी डरी हुई थी कि वो फिर से उसके सीने से जा लगी। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। आज सुबह से क्या क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। वो राधिका वापस आ चुकी है। फिर अंजलि ने अपने साथ घटी एक एक घटना उसे बताती चली गई। तभी जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो परी कहाँ है? मैं सब जानती हूँ, वो उसी की वजह से वापस आई है। मैंने उसे जब मारा था तभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया। चुप, बिल्कुल चुप। ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, देवेंद्र ने गुस्से से डांटते हुए कहा। और अगर ये सब उस आफत की पुड़िया परी की वजह से हो रहा है तो उसे भी उसकी माँ के पास जल्दी ही भेज दूंगा। बस ये सब कुछ एक बार अपने नाम करवा लूँ। उस दुष्ट बुढ़े ने पहले अपनी सब प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर रखी थी और बड़ी चालाकी से उसमें लिख दिया कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो उसके पास सब कुछ उसकी नवासी के नाम हो जाएगा, वरना सब किसी ट्रस्ट में चला जाएगा। हरामी साला, सोचा था किसी तरह से राधिका को बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम कर लूँगा, इसीलिए उसे इतने सालों से झेल भी रहा था, पर तूने सारा खेल खराब कर दिया। देवेंद्र ने गुस्से से एक मुक्का बेड के सिरहाने पर मारा जो लोहे का बना हुआ था, तो खुद ही दर्द से तिल मिला गया। चलो छोड़ो मुझे और चुपचाप सो जाओ। तो उस परी ने पहले ही चलने के लायक नहीं छोड़ा और अब तुम अलग दिमाग मत खाओ मेरा। देवेंद्र लाइट ऑफ कर खुद करवट लेकर फिर से लेट गया। अंजलि भी अपनी चादर को पूरा ऊपर तक खींचकर उसे दोनों हाथों से कस कर पकड़े किसी तरह से लेट तो गई, पर डर से आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। पर नींद के आगे किसका बस चलता है। थोड़ी देर में ही उसकी पलकें भारी होने लगी और वो सो गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसे घों घों की आवाज़ अपने बगल से सुनाई दी, जैसे किसी का गला दबने से निकल रही आवाज़ हो। वो फिर से हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से लैंप ऑन किया तो देखा देवेंद्र अपने गले को पकड़े बुरी तरह से छटपटा रहा है और ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने लगे आदमकद आईने पर पड़ी और जो कुछ भी उसमें उसे दिखाई दिया उसके रोंगटे खड़े करने और होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। देवेंद्र, देवेंद्र, क्या हुआ तुम्हें देवेंद्र? अंजलि देवेंद्र का हाथ उसके गले से हटाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने रखे आईने पर पड़ी और वो अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई।
उसकी फटी फटी आंखों में खौफ के साए नजर आ रहे थे। दहशत उसकी नसों में दौड़ती चली गई। शीशे में राधिका देवेंद्र के सीने पर बैठी अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा रही थी। उसके बाल से पूरा चेहरा ढका हुआ था और बालों के बीच से उसका कहीं सफेद तो कहीं रक्त से सना चेहरा झांक रहा था। देवेंद्र अपने पांव पटकते हुए बुरी तरह से छटपटा रहा था। अपने हाथों से वो अपने गले को कसे राधिका के हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, पर हटा नहीं पा रहा था और राधिका के उसके ऊपर बैठे होने के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। यह सब देख अंजलि दहशत से हिल भी नहीं पा रही थी अपनी जगह से, और ना ही उसके गले से कोई आवाज ही निकल रही थी। तभी राधिका ने धीरे से अपनी गर्दन एक ओर झुकाते हुए बगल में बैठी अंजलि की तरफ देखा। उसकी रक्तिम आंखें अंजलि को गुस्से से घूर रही थी। फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। एक सर्द लहर अंजलि के सर से पांव तक दौड़ गई। राधिका को अपनी तरफ देखते देख वो पीछे की ओर खिसकने लगी तो बेड से सीधा जमीन पर गिर पड़ी। वो उसी तरह बैठे बैठे ही पीछे खिसकती जा रही थी। लग रहा था जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, पर जुबान तारों से ऐसे चिपक गई थी कि बस होंठ थरथरा कर रह गए, पर आवाज नहीं निकली। उसके पैरों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। खड़े होने की कोशिश में वो बार बार जोर लगाती, पर खड़े नहीं हो पा रही थी। आंखें उसकी अभी भी राधिका पर ही केंद्रित थी कि अचानक से राधिका उसके सामने से गायब हो गई और देवेंद्र खांसते हुए खुद को संभालने लगा। अंजलि तेजी से राधिका को कमरे में इधर उधर देखने लगी कि तभी उसे अपने पीठ पर किसी की सांसों का एहसास हुआ। अंजलि के डर से खिड़की बन गई। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि पलटकर अपने पीछे देख ले। डर कर उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली। वो बुरी तरह से थरथरा रही थी। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो भय से उसकी दोनों आंखें खुल गईं, क्योंकि सामने राधिका पालथी मारकर बैठी हुई उसे घूर रही थी। अंजलि ने किसी तरह से अपने थरथराते हाथ राधिका के सामने जोड़े। कुछ कहने के लिए उसके होंठ हिले, पर कोई आवाज बाहर नहीं निकली। बस थूक का एक बुलबुला बनकर फूट गया। हिलते होंठों से लग रहा था जैसे कह रही हो माफ कर दो मुझे। तभी राधिका ने बहुत डरावनी आवाज में कहा, माफ कर दूं तुम्हें? जिसने मेरी पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप दिया उसे माफ कर दूं? मेरी मासूम सी बच्ची पर अपने हाथ उठाते जिसे शर्म नहीं आई उसे माफ कर दूं? गुस्से के कारण उसकी आवाज और भयानक होती जा रही थी और जितना वो बोल रही थी उतनी ही तेजी से अपनी जगह पर आगे पीछे हिल रही थी। मेरी फूल सी नाजुक सी परी बेचारी भूख से तड़प रही है। मेरे जिगर का टुकड़ा जिसे आज तक मैंने अपनी गोद में अपनी बाहों में सुलाती थी, आज भूखी प्यासी जमीन पर सो रही है और मैं बेबस लाचार उसे अपने सीने से भी नहीं लगा सकती। बोलते बोलते राधिका सिसकने लगी। और ये सब हुआ है तुम दोनों की वजह से। एक माँ को उसके दूध मुही बच्ची से अलग कर दिया, आज तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अचानक से राधिका गुस्से से चिल्लाती हुई बोली और उसने अंजलि को बालों से पकड़ के घसीटना शुरू किया। अंजलि अपने बालों को पकड़े हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, बस उसके पीछे घसीटती चली गई। राधिका ने उसे परी के पास ले जाकर पटक दिया। देख देख मेरी मासूम सी परी का क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने, गुस्से से राधिका गरजते हुए बोली और फिर एक जोर का थप्पड़ अंजलि के गालों पर पड़ा, जिसके कारण वो लगभग उड़ती हुई सामने की दीवार से जा टकराई। उसके सर और नाक से खून की धार फूट निकली। अब तक देवेंद्र भी संभल चुका था और समझ भी चुका था कि उन लोगों को जिंदा बचना मुश्किल है। वो तेजी से अपने कमरे से निकलकर भागते हुए मेन डोर की तरफ लपका, पर उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले राधिका वहां खड़ी थी। उसे देख देवेंद्र उल्टे पांव भागता, उससे पहले ही राधिका ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया था। उसके पांव हवा में लटक रहे थे और वो खुद को छुड़ाने के लिए मछली की तरह छटपटा रहा था। अचानक से राधिका ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा और वो अपना घूमता हुआ सर थाम वहीं बैठ गया। तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मेरी बच्ची को मारेगा, मेरी बच्ची को? इससे पहले देवेंद्र संभल पाता, टेबल पर रखा गुलदस्ता उड़कर उसके सर पर जा लगा। चोट इतनी तेज थी कि उसका सर फट गया और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। माफ़ कर दो मुझे राधिका, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो तुम्हें मैंने नहीं, इस अंजलि ने मारा था।
हाँ, इसी ने तुम्हें मारा था, मैंने नहीं। अंजलि की तरफ इशारा करते हुए किसी तरह हकलाते हुए देवेंद्र अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहा था। नीच इंसान खुद को बचाने के लिए अपने गुनाह भी उस पर थोप रहा है। उसने तो बस चोट पहुंचाई थी, पर तुमने मुझे बचाने की जगह जिंदा ही बैग में भर मुझे मार डाला। एक बार भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। तुम चाहते तो आज मैं जिंदा होती, अपनी परी के पास होती। आज तुम्हें अपने दर्द का एहसास करवाती हूँ। राधिका ने टेबल पर रखे चाकू की तरफ देखा और वो उड़ता हुआ देवेंद्र के हाथों में धंस गया। दर्द से देवेंद्र की चीख निकल गई। वो अपने हाथ को संभाल ही रहा था कि वो चाकू उसके बारी बारी से उसके पूरे शरीर को काटता जाता और हर घाव पर वो बस चीखता चला जाता। राधिका अपनी परी के पास बैठ उसे सहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी उसका भयावह रूप एक ममतामयी माँ में बदल चुका था। वो बार बार झुककर परी को चूम लेती। राधिका को भावुक देखकर एक बार फिर देवेंद्र ने वहां से निकलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य रस्सी उसके पैरों में लिपट गई हो और उसे वापस घसीटती हुई राधिका के सामने ले आई थी। राधिका वापस अपने खौफनाक रूप में आ गई थी। उसने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने सीधा खड़ा किया और अपनी हथेली उसके चेहरे पर रखकर उसके सर को दीवार से टकरा दिया। 1 2 3 4 6 और तब तक टकराती रही जब तक उसका सर किसी तरबूज की तरह फटकर बिखर नहीं गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर भोर का उजाला फैल रहा था। घंटी लगातार बजती जा रही थी पर खोलने वाला कोई नहीं था। तो खोलता कौन? तभी धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। अजीत और राधिका की मां पुलिस वालों के साथ घर के अंदर दाखिल हुए और वहां का नजारा देख सबकी आंखें खौफ से फैल गई। परी की नानी की नज़र जब परी पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। भूख प्यास से परी भी बेहोश हो चली थी। उन्होंने परी को कलेजे से लगा लिया। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। पुलिस वाले सभी चीज़ों का मुआयना कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने अंजलि को चेक करके कहा, सर इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। कुछ सालों बाद। देखिए सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की पर आपकी बहन का कुछ पता नहीं चला। ना ही ये पता चला कि इन सब का ऐसा हाल कैसे हुआ। वो लड़की जो इस हादसे में बच गई थी वो मेंटल असाइलम में है और अपनी आवाज़ खो चुकी है। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। किसी को भी समझ नहीं आया कि इतनी बेरहमी से किसने इन्हें मारा और ये बच्ची कैसे बच गई। ना ही आपकी बहन राधिका के बारे में कोई भी सुराग ही मिला। इसीलिए सर अब इस फाइल को हम लोग बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी वो लड़की ठीक हुई और उसने हमें कुछ बताया तो हम दोबारा इस फाइल को ओपन ज़रूर करेंगे। क्या हुआ अजीत, कुछ पता चला क्या? राधिका की माँ ने पूछा। नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। अब तो उन लोगों ने फाइल भी क्लोज कर दी है। पता नहीं उस कमीने ने दीदी के साथ क्या किया होगा। अजीत अपने जूते उतारते हुए बोला। राधिका की माँ ने अपने आंचल से छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए अजीत के लिए पानी लाने किचन में चली गई। तभी अजीत ने देखा परी लॉन में किसी से हंसकर अपनी तोतली जुबान में बातें कर रही है। अजीत जब वहां पहुंचा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने परी को गोद में उठाते हुए पूछा, किससे बात कर रहा था मेरा बच्चा? परी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी तोतली जुबान में कहा, मम्मा। अजीत तेजी से इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि राधिका आ गई पर कोई नहीं था वहां। तभी एक हवा का झोंका अजीत के बालों को सहला गया और अजीत इस स्पर्श से अजीब से एहसास से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे तो उसने परी को अपने सीने से लगा लिया और घर की तरफ बढ़ गया। परी उसके कंधे से लगी मुस्कुराते हुए हवा में हाथ लहरा रही थी जैसे किसी को बाय कर रही हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।